इंडिया में शादियां चल नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट आधे से ज्यादा इंडियन मैन तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। 25 से 54 वर्ष के 38% पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और शादी करना ही नहीं चाहते। पहले लोग बोलते थे कि शादी तो जन्मों जन्मों का साथ है, शादी से सेक्रेट चीज तो कुछ है ही नहीं, अब ये पवित्र रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन क्या ये सच है? बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। Telling you about the case, now after killing Saurabh, his wife Muskan with her boyfriend Sahil was seen partying in Himachal Pradesh. अब आखिरकार हार्दिक पांड्या और नताशा ने खुद पुष्टि कर दी है कि दोनों अब अलग हो रहे हैं। युजवेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा का तलाक अब हो गया है। He was on the run from the Chennai law enforcement while attempting to fight a bitter custody and divorce battle. इंडियन मैन का शादी पे ट्रस्ट ऑल टाइम लो पे है, क्योंकि उनको ये डर है कि उनको भी फेक केस में फंसा के भारी एलिमनी और मेंटेनेंस मांग ली जाएगी। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? एक टाइम था जब इंडिया में डिवोर्स एक टैबू था। लोगों को डिवोर्स का नाम सुन के ही बहुत शेमफुल लगता था। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन डिवोर्स सबसे रेयर और लास्ट ऑप्शन था। और एक आज का टाइम है जहाँ ये इतना कॉमन हो चुका है कि इस शादी वर्ड की अहमियत ही खत्म हो चुकी है। पहले लड़कियाँ शादी करने से डरती थी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से। लेकिन अब चीजें उल्टी होती जा रही हैं। अब लड़के शादी करने से डरते हैं कि लड़की कैसी मिलेगी, घर संभालने वाली या ड्रम में डालने वाली। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना है, लेकिन आज ये सच में एक गुड्डे गुड़ियों का ही खेल बन के रह गया है। आजाद इंडिया फाउंडेशन की एक रिसर्च के हिसाब से जहां 90s में एवरेज 1000 डिवोर्स केसेस आते थे, वहां बस दिल्ली में ही हर साल 9000 डिवोर्स केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। अर्बन एरियाज में तो डिवोर्स केसेस इंक्रीज हो ही रहे हैं, लेकिन शॉकिंग तो ये है कि अब रूरल एरियाज में भी डिवोर्स का राइज देखने को मिल रहा है। डिवोर्स रेट्स तो कंसर्न थे ही, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि लोग डिवोर्स की जगह क्राइम कमिट कर रहे हैं। चाहे वो मुस्कान रस्तोगी सौरभ का केस हो। मुस्कान ने अपने स्कूल के समय के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पति के शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। या फिर औरैया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग केस, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर डाली, वो भी शादी के महज 14 दिन बाद। या बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। Another one is of course blatant adultery of the guy. You know, it's also, I just think adultery is innate in that sense that you're always looking for that perfection, for that bigger better deal. एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो शादी जन्मों जन्मों का बंधन था वो बस एक गेम बन के रह गया है? आइए ब्रेक डाउन करते हैं इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिना बायस्ड हुए और एक एक कंसर्न पॉइंट्स को समझते हैं आज की इस वीडियो में। The statistics divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है। कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता कई सालों तक। फेक केस जो डाल रहा है उस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, ना कोई पनिशमेंट है ना कुछ है। अब इंसान काम करता है बैंगलोर में, तो उसका जानबूझ के उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं ताकि भाई वो काम भी ना कर पाए। हमारे इंडिया में शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से डीपली कनेक्टेड है। You know, we still care a lot about the society that we are in, however progressive, whatever we do. So a lot of our decisions, because we are still also very country which is bound by our social fabric. और हमारे इंडिया में अभी भी 90% से ज्यादा शादियां अरेंज होती हैं, जिसमें पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। और अगर लड़की या लड़के की एज गलती से भी 30s भी टच करती है तो सोसाइटी में बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं कि बेचारा या बेचारी की तो शादी ही नहीं हो रही है। There's this whole बिचारी narrative for women. अब कैसे होएगी शादी, चारी and all that. I was shocked. I said, why should I be बिचारी? You know? या फिर ये बातें होने लग जाएंगी कि लड़की या लड़के में ही जरूर कोई कमी होगी। स्पेशली हमारे देश में लड़कियों को ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि उन्हें जल्दी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, कि बेटा जल्दी शादी कर लो, पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी होती रहेगी।
अरे शादी के बाद भी पढ़ तो सकती है ना, जिसे पढ़ना है वो कभी भी पढ़ सकता है। अरेंज मैरिजेस में मेजोरिटी ऑफ टाइम लड़का या लड़की मुश्किल से 1-2 बार ही मिलते हैं और 6 महीने के अंदर उनकी शादी करा दी जाती है। और अगर दोनों की फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड है तो फोन पे बात करना अलाउ कर देते हैं। लेकिन ये इतना कम टाइम होता है कि दोनों को ये पता ही नहीं चल पाता कि दोनों कॉम्पेटिबल भी हैं या नहीं, दोनों लाइफ को कैसे देखते हैं, दोनों का पास्ट क्या है, उनके ट्रेड्स क्या हैं, और ऐसी हजारों चीजें हैं जो शादी के पहले उनको एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं होती। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? बाद में जाके जब महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, तो पता चलता है कि दोनों के नेगेटिव्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स को वो डील कैसे करते हैं, दोनों के ओपिनियंस आपस में मैच भी होते हैं या नहीं, कॉम्पैटिबिलिटी कितनी है। और अगर शादी कैसे भी चल भी रही होती है तो घर में ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते को चलने ही नहीं देते। तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है, इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। यहाँ से शुरू होती है असली प्रॉब्लम्स, जब एक दूसरे की पर्सनालिटी समझ आती है कि ये तो वो लाइफ है ही नहीं जो मैं चाहती थी या चाहता था। दूसरी तरफ लड़कियों को शादी के बाद एडजस्टमेंट तो करना पड़ता ही है, प्लस अगर बच्चा हो गया तो उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे ही आ जाती है, क्योंकि इंडिया में हस्बैंड्स अपनी जॉब और काम की वजह से टाइम देते ही नहीं है, जिससे पूरा प्रेशर मदर पे पड़ जाता है और वो लड़की धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होती जाती है। दूसरी तरफ लड़के इरिटेट हो रहे होते हैं जब लड़की अपनी माँ से घंटों घंटों कॉल पे बात करती है, क्योंकि लड़की की माँ कभी ये नहीं चाहती कि मेरी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम हो या मैंने जो फेस किया है मेरी बेटी को फेस करना पड़े। तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है, लड़की की माँ उसको ट्रेन करके भेज रही है पूरी। लड़की की माँ का ये रोल है कि उसमें उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो मैन ने करी हैं, मेल जेंडर ने, जो कि उसका पति है, पर वो अपने पति से बदला नहीं ले सकती, उसे मैन से बदला लेना दामाद से। वो ये कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। लेकिन कुछ एडवाइजेस ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि बिहेवियर में चेंजेस और कम्युनिकेशन गैप हद से ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग अपनी आंखें बंद करो और सोचो हमारे आसपास ऐसे कितने सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जो सेम इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। ये सोशल प्रेशर सिर्फ शादी तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि कपल्स में एक परफेक्ट कपल की तरह दिखना भी एक प्रेशर की तरह हो जाता है। आपस में प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, लेकिन सेपरेट होना ये डिवोर्स तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए जैसा सब चल रहा है चलने दो, वक्त के साथ सब ठीक ही हो जाएगा। ऐसी ही तो होती है ना शादी, कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो बस आपस में एडजस्टमेंट करते रहो, भले ही सब कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो। बात सिर्फ अरेंज मैरिज की नहीं है, बल्कि लव मैरिज का भी यही हाल है। और कई सारे केसेस में तो ये देखा गया है कि अरेंज मैरिज से ज्यादा डिवोर्स रेट्स तो लव मैरिजेस के हैं। और बहुत सारे केसेस में तो बात, मारपीट और गाली गलौज तक आ जाती है। जब ये प्रॉब्लम्स हद से ज्यादा बढ़ती हैं तो ये फ्यूचर में जाके रीजन बनता है डिवोर्स का। लेकिन अभी तो ये एक हिस्सा था प्रॉब्लम का, आगे ऐसे भी और रूट कॉजेज हैं जो इंडिया में मैरिजेस को बर्बाद कर रही हैं। आजकल हमें लाइफ पार्टनर नहीं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने सब कुछ बहुत ही ज्यादा पिक्चर परफेक्ट बना दिया है, जिससे नॉर्मल लोगों को लगता है कि एक परफेक्ट शादी ऐसी ही तो होती है, जिसमें जो कपल्स हैं उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, ना कभी कोई लड़ाई होती है, ना किसी भी तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। और ये जो 2 दिन के इंटरनेट के कपल्स अपनी फेक लव लाइफ और व्लॉग्स दिखाते हैं, और जब इनकी पर्सनल लाइफ सामने आती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। लोगों को तो यही लगता था कि ये कपल तो कितने परफेक्ट हैं, जबकि ये सोशल मीडिया पे जो कपल बने बैठे हैं सब के सब फेक हैं। ये लोगों के दिमाग में अपनी एक परफेक्ट कपल की इमेज बना के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पैदा करते हैं। बॉलीवुड ने भी ऐसा हमेशा दिखाया है कि शादी और रिलेशनशिप का मतलब एक परफेक्ट लव स्टोरी ही होती है, ह्यूज वेडिंग्स, सॉन्ग्स और 0 फाइट्स। मूवीज लाइक हम आपके हैं कौन, DDLJ ने हमेशा ऐसा दिखाया है कि शादी के बाद सब कुछ मैजिकली बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशन लेके लोग शादी करते हैं तो पता चलता है कि रिलेशन तो फेरी टेल है ही नहीं। और जब उनकी ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। असलियत ये है कि यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आगे चल के जहर की तरह हो जाते हैं। जब कपल्स को ये रियलाइज होता है कि रिलेशन तो वैसी है ही नहीं जैसी वो आइडियलाइज करते थे। एक स्टडी कहती है कि कई यंग इंडियंस अपनी लव लाइफ को बॉलीवुड से कंपेयर करते हैं। रिलेशनशिप कोच और मेंटर लीना पदिंचिपी कहती हैं कि कुछ लोगों की अपने रिलेशन से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उनको लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और जब ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और ये इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि बात डिवोर्स तक आ जाती है। कई सारे लव मैरिजेस के भी केस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पे शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी डिवोर्स हो जा रहे हैं। 22-23 साल के लड़के लड़कियां शादी तो कर ले रहे हैं और उसके बाद उन्हें यही नहीं पता रह रहा कि इसको हैंडल कैसे करना है, और महीने भर में ही डिवोर्स फाइल हो जा रही है।
है। And I'm like, dude, you're 22. But they went for a divorce, you know, and there was another. So these are like really young marriages which shouldn't have actually happened. They should have just been thing and then just call it quits. इससे सोसाइटी में ऐसा मैसेज जा रहा है कि लव मैरिजेस तो और ही ज्यादा खराब हैं। इससे अच्छा तो अरेंज मैरिज ही कर लो। कम से कम ये सुनने को तो पेरेंट्स से नहीं मिलेगा कि तुमने चूज किया है तो तुम ही झेलो। पहले के टाइम में लड़कियां मेजॉरिटी में होम मेकर हुआ करती थीं, घर संभालती थीं और पैसों के लिए हस्बैंड पर डिपेंड रहती थीं और लड़का ही घर का ब्रेड विनर माना जाता था। लेकिन आज का टाइम बदल गया है। स्पेशली सिटीज में लड़कियां वेल एजुकेटेड हैं, खुद जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं और खुद ही अर्न करती हैं। मतलब उन्हें अपनी नीड्स के लिए किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। एक 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग एनएसओ ने बताया कि इंडिया में WLFP पार्टिसिपेशन रेट से 20% था, जो ग्लोबली बहुत कम था। लेकिन 2021 से लेकर 2024 तक हमें अर्बन एरियाज में 25% तक का इंक्रीज देखने को मिला है। और सिर्फ अर्बन एरियाज में ही नहीं बल्कि हमें रूरल एरियाज में भी 24% से लेके 41% का अनबिलीवेबल ग्रोथ देखने को मिला है। सोसाइटी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कमाने वाली बहू तो सबको चाहिए, लेकिन साथ में ससुराल वालों को ये भी चाहिए कि लड़की कमाए भी, घर का सारा काम भी करे, बच्चों को भी संभाले और घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट भी करे। So we should be good looking, we should have children. Now we should also work out, we should also earn money, we should have a certain status, we should come back home immediately, we should produce these fabulously cooked dishes, and also our kids should be totally Instagrammable, ready at all given points of time. See the pressure on women. अब आप सोचिए कि विमेन अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका पूरा रोल घर में बदल जाता है। पहले हस्बैंड को घर का ब्रेड विनर माना जाता था, लेकिन अब विमेन इंडिपेंडेंट है और पूरे पावर डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब सडनली दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब हस्बैंड्स इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि घर में उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। और अगर दूसरी तरफ लड़की अगर अच्छा पैसा अर्न कर रही है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि घर के सारे डिसीजन में उसकी भी सुनी जाए। Even very young marriages, they just say, my voice is not being heard, my voice is not being heard. And you know, we are not now in 5th century BC, where women just have to be not heard and, you know, just produce your kids and get on with it. We are a part of the modern world. So if you don't hear us, then, you know, we don't like it. और चाइल्ड केयर में भी हस्बैंड उनकी हेल्प करें और दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन हो। और जब ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो ईगो क्लैशेस होते हैं। लड़कियां भी सोचती हैं कि अगर रिलेशन सही नहीं जा रहा है तो मैं इस रिलेशन में क्यों फंसी रहूं, मैं डिपेंड थोड़ी ना हूं किसी पे। यही प्रॉब्लम आगे चल के ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है और विमेन अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे के अगर टॉक्सिक रिलेशन से निकलना चाहे तो वो अब निकल रही है। और इस तरीके से विमेन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी एक डिवोर्स का बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। आज इंडिया में लोग मॉडर्न कल्चर को बहुत ज्यादा पुश करते हैं और सोशल मीडिया और टीवी शोज ने भी अफेयर्स और चीटिंग को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करके दिखाया है। ऐसा साइकोलॉजिकल धीरे धीरे फीड किया जाता है कि यू आर मिसिंग समथिंग एक्साइटिंग। और यंग जनरेशन को तो फ्रीडम पसंद है ही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ शादी के बाद जब कुछ टाइम बीत जाता है तो ये एक्सपेरिमेंट करना एक डिजायर की तरह हो जाता है। इंडिया में अरेंज मैरिजेस बहुत ज्यादा कॉमन है और मैक्सिमम टाइम कपल्स के बीच में वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, ना ही दोनों एक दूसरे से कोई फीलिंग शेयर करते हैं। फिर दोनों अपने रिलेशन के बाहर इमोशनल सपोर्ट सीख करते हैं और आगे चल के ये रीजन बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। कपल्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते ही नहीं, जैसे करियर, स्ट्रेस, इंटीमेसी इश्यूज या फैमिली प्रेशर। फिर यही कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग रूममेट सिंड्रोम में चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक घर में एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन बस रूममेट की तरह। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट होता है मैरिजेस से पहले मैरिटल काउंसलिंग लेना। लेकिन जर्नल ऑफ साइकोसेक्सुअल हेल्थ के हिसाब से सिर्फ 5% इंडियन कपल शादी के पहले मैरिटल काउंसलिंग लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, मोनोटनी ब्रेकर। पिछले कुछ सालों का डेटा ये बताता है कि लोग 40-50 साल की एज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यों है? बस कि उनकी लाइफ में री एक्साइटमेंट क्रिएट हो। लव मैरिजेस में तो चीजें और खराब हैं, जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन इश्यूज, बात वायलेंस तक पहुँच जा रही है, एक दूसरे से लोग बोर हो जा रहे हैं, फिर बाहर जाके अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। लोगों ने इस इशू को इतना ज्यादा कॉमन बना दिया है कि ये केसेस देख के लोग शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो कंसर्न थे ही, लेकिन इसी बीच पिछले कुछ महीनों में बढ़ते क्राइम्स और एलिमनी केसेस ने पूरे देश को दहला के रख दिया है। आइए साथ में डिटेल एनालिसिस करते हैं इस बढ़ते क्राइम्स और एलिमनी के मुद्दे पे।
बात तो ये है कि डिवोर्स का एक्सपोजर होने के बाद भी लोग अपने हस्बैंड या वाइफ का कर दे रहे हैं। मतलब जमाना कहाँ आ गया है। रिलेशन, शादी, इमोशन, लोगों में इंसानियत तक खत्म हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये केसेस इतने फ्रीक्वेंट हो गए हैं कि हर दिन कोई ना कोई केस सुनने को मिल रहा है। जो लोग इसको अंजाम दे रहे हैं उनको सीरियसली पनिश करना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये मेंटल साइकोपैथी इतनी फ्रीक्वेंटली आ कहाँ से रही है ये भी फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है। इसमें रोल में आना पड़ेगा हमारे टॉप काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट को, इसके पेन पॉइंट को समझने के लिए। क्योंकि तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो, ऊपर से इतनी क्रूएलिटी, रियली बेसिक ह्यूमैनिटी तक लोग भूलते जा रहे हैं। ये सब सुन के तो लोग डरे हुए हैं ही, लेकिन इसी बीच एलिमनी के केसेस भी अलग ही लेवल पे राइज हो रहे हैं। कई लड़कियों ने तो इसको अपना बिजनेस बना लिया है, चाहे वो रिसेंटली हाई प्रोफाइल केसेस हों या फिर ये केस जहां लड़की खुद 1 लाख से ज्यादा कमा रही है और एक्स हस्बैंड से भी 40 लाख ले चुकी है और इसके बाद अपने दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांग रही है। या फिर ये केस देख लो जहाँ पे एक वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड पे 500 करोड़ की एलिमनी का केस डाला है और इस केस में हस्बैंड के पूरे परिवार का नाम भी लिखवा दिया है, लड़के के 85 साल के फादर का भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 12 करोड़ में सेटल कराया। इस केस को देखो, 1 महीना भी शादी नहीं चली और 40 लाख एलिमनी देनी पड़ गई। ये सब सुन के लोगों का शादी पे से ट्रस्ट ही उठ गया है। आदमी अपने इश्यूज को हैंडल करे या इस एक्सटर्नल प्रॉब्लम में फंसने के डर में रहे। सीधा सीधा ये सब लॉ का मिसयूज है। लड़कियों के लिए ये सब लॉ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे और अब मेजोरिटी में इसका मिसयूज हो रहा है। इनफैक्ट बिलियनर्स को भी ये सब फेस करना पड़ रहा है। जैसे ये शंकर प्रसन्ना का केस ले लो, जहाँ उसकी वाइफ उसको चीट कर रही थी और जब वो पकड़ी गई तो हस्बैंड पे ही केस ठोक दिया और तो और प्रशासन इनके ही पीछे पड़ गई, जिसको जस्टिफाई करने के लिए इनको सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना पड़ा। अब ऐसा माहौल जब बन गया है जहाँ पे आपके पास इतना पैसा होने के बाद भी आप सेफ नहीं हो तो नॉर्मल लोग तो इसमें पिसके ही रह जाएंगे। यहाँ पे हमारी लॉ को स्ट्रिक्टली चीजों को मॉनिटर करना होगा और फॉल्स केसेस को टैकल डाउन करना होगा और जो इसका मिसयूज कर रहे हैं उस केस को वही कॉल ऑफ करना होगा। एलिमनी इंट्रोड्यूस इसलिए हुई थी कि विक्टिम को जस्टिस मिल सके, उनको वो मिल सके जो वो डिजर्व करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए और अपने बच्चे के लिए। लेकिन आज बस इसका मिसयूज हो रहा है। मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको ये मिलना चाहिए, लेकिन पता है रियलिटी क्या है? जिन लोगों को इसकी सच में नीड है उनको इसका बेनिफिट हो ही नहीं पा रहा है और इसको मिसयूज करने वाले मजे कर रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा फॉल्ट है हमारे लॉ में और हमारा लॉ तो फीमेल बायस्ड लगता ही है। जहाँ पे लड़की कुछ भी क्लेम कर दे तो एक्शन तुरंत ले लिया जाएगा और लड़कों की साइड तो कोई सुनता भी नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो अभी सवाल ये है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम में कोई सुधार आएगा या नहीं। अतुल सुभाष का केस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अतुल सुभाष और फिर बैक टू बैक ऐसे केसेस हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब लोग भूल गए और चीजें जैसे चल रही हैं वैसी ही चलती रहीं और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बढ़ते क्राइम्स को भी लॉ को यहाँ टैकल करने की जरूरत है कि इतनी क्रूएल्टी करने वालों को पनिश किया तो जाना ही चाहिए, साथ में इसकी जड़ तक जाना चाहिए कि इतनी क्रूएल्टी क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर होगा बच्चे पे। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीती होगी और जब वो बड़ा होगा तो वो उस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलेगा। सीधा सीधा यहाँ पे अपने साइकोलॉजिकल लेवल और लैक्स ऑफ एथिक्स की वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग लॉज को इंट्रोड्यूस करके हमें केसेस को रिजॉल्व करना होगा। अगर क्राइम्स और फेक एलिमनी केसेस को टैकल नहीं किया गया तो फ्यूचर में हमें इसके भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। मेरे ओपिनियन में कोई भी सिंगल रीजन नहीं है कि इंडिया में मैरिजेस फेल हो रहे हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इंडिया में शादी फेल ना हो इसके लिए हमें सोसाइटिकल चेंज तो चाहिए ही, साथ में लॉ भी फेयर बनना चाहिए जो फीमेल बायस ना लगे और हर चीज को प्रैक्टिकली मॉनिटर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी फेक केस यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है तो उसे तुरंत हथकड़ी पहनाने की बजाय उस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें शादी की फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ऐसी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आए ही ना जिससे बात इतनी बिगड़े। और ये फाउंडेशन बनेगी कम्युनिकेशन से, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। शादी के पहले एक दूसरे को जानने का मौका सबको जरूर मिलना चाहिए और ये चीज पेरेंट्स को भी समझनी होगी। लड़का लड़की को ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि ये जो शादी वाली कन्वर्सेशन है वो काफी ओपन और ऑनेस्ट हो। कोई सीधा आपसे अपनी बुरी बातें नहीं बताएगा, ना ही अपने पास्ट के बारे में बताएगा, इसलिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ चीजें आपको बस ऑब्जर्व करनी होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़का लड़की का रिश्ता
सब पक्का हो गया, लेकिन दोनों के बीच जब 3 महीने बातचीत हुई तो दोनों को ये रियलाइज हुआ कि दोनों तो आपस में कंपैटिबल ही नहीं है, इसीलिए शादी कॉल ऑफ कर दी गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़के और लड़की की कुंडली मैच ही नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों आपस में कंपैटिबल थे और आज शादी बढ़िया चल रही है। आपने ये क्लिप तो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। The reason you get married is primarily to have children. Right. Now, which means that you are introducing One of the reasons. No, primarily. The others are, companionship, whatever, but primarily. So you are introducing this genetic strain into your, family line. Right. So you have to know. So I wanted to know what are the diseases running in his family. At what age did uncles in his family lose their hair? What did Kanchan Chachi die of? So I would keep asking him all this, and he probably thought I'm very concerned about his family. She's all the time asking, Pintu Mama ko kya hua? All that. So I had this chart. That was one chart, the genetic chart. And this chart I found after my marriage on the second day. That's not true. No, you found another chart. There was a pros and cons of marrying him also. So I had all the advantages on one side and all the disadvantages. ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये पता करने का कि आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो या नहीं। हर पर्सपेक्टिव पे एक दूसरे को एनालाइज करो, एक दूसरे के प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो आपस में कितनी मैच करती हैं, दोनों को कैसी लाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कब चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले तो शादी के बाद ही प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। लड़की के लिए करियर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लड़की के जॉब के लिए लड़का रिलोकेट करना चाहेगा, दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और एक दूसरे की साइकोलॉजी को नोटिस करो कि दोनों में से गुस्से में कोई वायलेंट तो नहीं हो जाता या कोई साइकोपैथिक या नार्सिसिज्म के साइन तो नहीं है। ये सारे कन्वर्सेशन टफ हैं, लेकिन अगर आप एक लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो तो ये कन्वर्सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी के बाद रहना कहाँ है, पेरेंट्स के साथ या अलग से रहना है? अलग से रहना है तो कौन कितने एक्सपेंसेस मैनेज करेगा, पेरेंट्स कितने दिन के लिए विजिट कर सकते हैं, दोनों की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कितना रहना चाहिए, आगे क्या किसी को करियर स्विच करना है, वेकेशन पे जाना दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की बातें जब होंगी तो टाइम के साथ आपको कंपैटिबिलिटी पता चलेगी। सिर्फ लुक्स पे मत जाओ, थोड़ा अपना दिमाग यूज करो, क्योंकि पूरे लाइफ का सवाल है। So guys, that's all from my side. This is Jairaj Rawal signing off. Subscribe.